गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। ओके डियर, आज हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे। जितना भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है अभी तक 25-30 वीडियोस हो गई हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है, डेरिवेशंस किए हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझा है। तो अब उन्हीं के ऊपर ये एमसीक्यू की सीरीज़ है। ये सीरीज़ पहली सीरीज़ है, इसमें 25 एमसीक्यू हैं। तो चलो बॉस देखते हैं ये पहला क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास। पहला ऑप्शन है डिक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन है रिमेन्स सेम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके बॉस, जरा थोड़ा सा समझिए आप। मान लीजिए कि ये बॉडी है और ये न्यूट्रल है मतलब इसमें जितने पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव चार्ज है। अब इसको हमने ना नेगेटिवली चार्ज किया। नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये होता है कि हमने इसको इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से आके इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो चार्ज आ रहा है, बढ़िया, समझ में आता है। ये चार्ज का मास भी होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो वो मास भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इसका जो पहले मास होगा उसमें और मास आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बॉस। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें एडेड हो रहे हैं, आर एडेड, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो चार्ज तो ऐड हो रहा है, तो मास भी जो है इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बढ़िया, जो कि कितना होता है वैसे अगर हम देखा जाए तो दैट इज़ 9.11 10⁻³ kg। अब है तो ये बहुत ही कम है, बट ऐड तो हो रहा है, तो इसलिए बॉस ये हो गया आपका। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कि मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़िया। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे और उसको समझते हैं बॉस, बढ़िया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज। हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमम एट सेंटर, जीरो एवरीवेयर, इनफाइनाइट, डिपेंड्स ऑन चार्ज, बढ़िया। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो स्फेरिकल शेल होती है ना, स्फेरिकल शेल जो है अंदर से हॉलो होती है, ठीक है। तो अब होता है क्या है कि जब हम इसको चार्ज देते हैं स्फेरिकल शेल को, तो वो चार्ज जो है इसके सरफेस पे जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना जी। तो मतलब कहने का ये हो गया कि स्फेरिकल शेल में जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट्स? ऑन द आउटर सरफेस, कौन सा वाली? आउटर सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अंदर जो है वो कोई चार्ज नहीं, मतलब अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे तो Q इनसाइड जो है वो ज़ीरो, Q इनसाइड जो है वो ज़ीरो होता है। तो चार्ज ही नहीं है कोई, तो उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है जी, वेरी गुड। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अगर हम स्फेरिकल शेल के सेंटर पे देखें बॉस तो ज़ीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे देखें अंदर, एट एनी पॉइंट इनसाइड, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो होगी, ठीक है जी। एवरीवेयर, तो क्या ऐसा कुछ है? यस, ये देखें आप, बी ऑप्शन, ज़ीरो एवरीवेयर। तो आप याद भी रखें इस चीज़ को कि जो स्फेरिकल शेल होता है वो हॉलो, स्फेरिकल शेल जो है दैट इज़ हॉलो कंडक्टिंग सेल। अब कंडक्टिंग है तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो ये अपने चार्ज को पूरा का पूरा सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सारी की सारी जो है ई जो है अंदर ज़ीरो होगी, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ले लोगे। मीन टू से कि अगर ये मान लो स्फेरिकल शेल है
तो इस स्पेरिकल शेल को जब हम चार्ज देंगे तो वो इसके सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे, और अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ज़ीरो होती है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में भी रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बॉस। नेक्स्ट है कि अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर। ओके, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी उसकी 8 दी है, 8, देन द न्यू फोर्स विल बी। देखो बॉस, इसका कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि हम जानते हैं, देखिए एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम ER से दिखाते हैं, और वो हम निकालते हैं किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसको हम फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं। इसको हम रेफरेंस मानते हैं, ठीक है ना। अब जिस भी परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म जो है हमने डिफाइन करना है, तो जिस मीडियम के डिफाइन करना है उसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया हो गया। इसका मतलब देखें, आपने कूलम्ब्स का जो फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये पढ़ा है। यहाँ से अब हम कह रहे हैं मीडियम में रखा है हमने, तो जब मीडियम में रखा है, ये तो फ्री स्पेस के लिए हो गया, एयर और वैक्यूम के लिए हो गया ये तो। अगर हमने रखा है मीडियम में, तो मीडियम के लिए F क्या हो जाएगा बॉस, वो हो जाएगा 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट को मीडियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ इस फार्मूले से देखेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी और E0, तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख सकता हूँ E0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं इन फार्मूले को देख के बॉस कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/εr के। क्लियर, ये देखें आप 1 और 2 को देखेंगे तो ये चीज़ आपको निकलेगी, बढ़िया हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो F मीडियम अगर हमें निकालना है किसी भी मीडियम, जैसे यहाँ ग्लास पे है, तो वो बराबर हो जाएगा, हम F एयर में निकाल लें और उसको हम डिवाइड कर दें ER से। तो ये बॉस हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। और एक चीज़ आप और भी देखते हैं, आप जानते हैं कि जो फोर्स है वो एयर में या वैक्यूम में वो सबसे ज़्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1 होती है इसके लिए, एयर या मीडियम, एयर या वैक्यूम के लिए। और मीडियम की, कोई भी मीडियम होगा, उसका जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा बड़ा होता है। तो जब ये बड़ा हो गया और ये इन्वर्सली है तो फोर्स को कम करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अब हमें गिवन क्या है बॉस, हमें उसने ना एयर में फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे 4 न्यूटन, बढ़िया। और हमें ER जो एयर की दी हुई है वो तो 1 होती है, ठीक है। और ER जो उसने ग्लास की दी है वो दी हुई है हमें 8। तो यार फिर हमारे पास ये फार्मूला, इसमें हम रख दें F एयर क्या है हमारे पास, F एयर में उसने दिया हुआ फोर्स मेरे को 4 न्यूटन, 4 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखें फोर्स 4 न्यूटन दिया हुआ है एयर में। ER उसने 8 दिया है ग्लास की, ये जो है फॉर ग्लास जो है उसने गिवन है ये, दैट इज़ 8, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। तो ये कितना हो गया बॉस, 1/2 हो गया। क्लियर हो गया ना। 1/2 को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0.59 हो गया, और फोर्स है तो न्यूटन हो गया। तो क्या 0.5 न्यूटन है यहाँ, हाँ यस ये है बॉस। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड at the center of the line joining 2 equal charges Q. The system of 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to। देखिए इसमें एक्चुअली एक चीज़ तो आप ये समझें कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये 2 चार्ज हैं, ये मेरे पास 2 चार्ज है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये भी Q है, ये भी Q है। अब यार ये सेम नेचर के चार्जेस हैं, बढ़िया। अब अगर मैं कोई भी चार्ज इसके बीच में रखना चाहूँ कहीं पे, तो वो
चार्ज की नेचर क्या होनी चाहिए। तो आप एक चीज़ समझें कि अगर ये ही कंडीशन है दो चार्जेस की, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा। अब अगर ये चार्ज मैं एक क्यू चार्ज मान लो यहाँ ला के रख देता हूँ, अगर तो ये पॉजिटिव है, मान लो 2 मिनट के लिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो और रिपेल कर देगा इसको, और इसको और रिपेल कर देगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं बाहर वाले चार्जेस, तो ये हमेशा हर हालत में माइनस ही होना चाहिए, तभी ये अट्रैक्ट करेगा इसको और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और इनके अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो जाएंगे। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जो फोर्स ये लगाए वही फोर्स ये लगाए और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगाए। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्शन से इधर खींचेगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस वाला इसको इधर खींचेगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो Q की जो नेचर है वो होगी एक तो बॉस माइनस में, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो माइनस में या तो Q/2 होगा या Q/4 होगा। अब इसमें ना आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो बॉस, कि अगर मैं Q चार्ज ला के रखता हूँ तो देखिए, एक तो ये दोनों Q के बीच में जो फोर्स है, Q और Q के बीच में जो फोर्स है उसको मैं लिख दूँ कि Q/4A², और ये बराबर हो जाए इन दोनों में से किसी भी फोर्स के, या तो इसके या इसके, मतलब कहने का है Q और स्मॉल q के फोर्स के बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो यार ये हो गया KQ, अब ये मैं इसको मॉड में ले लेता हूँ और ये हो गया मेरे पास A²। ये 4A क्यों हुआ बॉस, ये जो डिस्टेंस माना है हमने चार्जेस को रखा हुआ है, तो हमने ये मान लिया कि इसको मिड में ला के रखा, क्योंकि हमेशा मिड में ही इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि अगर R बराबर होगा तभी फोर्स बराबर होगा। यार ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप ये रिज़ल्ट को याद भी रखें बॉस, कि Q जो है यहाँ पे वो हमारे पास आएगा -Q/4। ये रिज़ल्ट को ना आप याद भी रखें, और ये मिड में होगा, मिड में होगा ये वाला ऑप्शन। इसमें आप इसको फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बॉस, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। चलेंगे 5th पे। 2 पॉइंट चार्जेस Q एट -3Q आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज E, द फील्ड एट लोकेशन ऑफ -3Q इज। अब देखो यार ये क्या कह रहा है बॉस, ये कह रहा है कि एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, एक Q का चार्ज है, एक -3Q का चार्ज है। बढ़िया, इनको कुछ डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इनको R डिस्टेंस पे रखा हुआ। बढ़िया हो गया। अब ये कह रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q इज़ E, अगर Q की लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, तो बॉस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी चार्ज जो होता है ना, कोई भी चार्ज होता है वो अपनी लोकेशन पे, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपनी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज की वजह से, वो जो है बॉस आप समझे कि ड्यू टू द, यूँ आप समझ सकते हैं इसको, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक सेकंड के लिए इनके बीच में अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, Q कौन सा वाला है, कैपिटल Q है, और ये भी -3Q है। चलो ठीक है, हमने कैपिटल ले लिया, कोई बात नहीं। अब EQ क्या होगा बॉस, EQ होगा के, E के ऊपर ये 3Q जो फोर्स लगा रहा है, इसको हम ले रहे हैं 3Q और डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस हमने R माना है, तो R²। बढ़िया हो गया। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स 3Q, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टूवर्ड्स -3Q। बढ़िया। अब इसी तरह से ये जो है इसको हम कह देते हैं कि ये E है, इसको हम कह देते हैं कि ये E है। तो E हमारी कितनी हो गई, E हो गई हमारी 3KQ अपॉन, कैपिटल Q लिया हमने, 3K कैपिटल Q अपॉन R²। बढ़िया हो गया। अब हम -3 की वजह से Q के ऊपर ले लेंगे, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो -3Q
की वजह से हो जाएगी बॉस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कहाँ होगी, ये अवे फ्रॉम क्यू होगी। ये तो आप जानते ही हैं डायरेक्शन के बारे में। ठीक है जी। अब जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा, जो हम निकालेंगे इनका रेशो अगर हम देखेंगे तो इट विल कट, ये हो गया बॉस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ई हो गई और बाई 3। ठीक है ना। तो ये कितना हमारे पास आ गया, हम ये कह सकते हैं कि a माइनस 3q इज इक्वल टू ई अपॉन 3। तो 3 टाइम्स हो गया, लेकिन बॉस यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, तो उसके लिए माइनस लग जाएगा। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि मैग्नीट्यूड का रेशो चार्जेस का जो है, मैग्नीट्यूड का रेशो है 3:1। समझ रहे हैं आप कि नहीं। और डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो प्लस नहीं कर देना यार, -3e होगी। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर जो है हमारा -e/3 होगा। तो ये अंडरस्टूड हो गया होगा बॉस आपको। तो हमेशा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेपरेटली चेक करना है। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो फील्ड है वो एट ईच अदर पोजीशन पे वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना, अपोजिट चार्जेस की। क्लियर हो गया बॉस। तो ये हो गई चीज़। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will have minimum potential energy if the angle between dipole moment and electric field is। अब यहाँ देखें, इसने पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, तो बस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -PE cos थीटा। बढ़िया, ये होती है। यहाँ पे P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, लिख देते हैं। P जो है यहाँ पे बॉस डाइपोल मोमेंट है, और तुम्हारा E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बढ़िया। और यहाँ इंपॉर्टेंट है थीटा। थीटा क्या है, हमारा एंगल है कहाँ पे, बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का ये एंगल होता है थीटा। ये सब हम जानते हैं बॉस। बढ़िया हो गया। अब ये कह रहा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यार मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। अब जरा एक चीज़ ध्यान में रखना बॉस, ये नेगेटिव है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये मिनिमम कब होगी, तो U मिनिमम होगी तभी जब तुम्हारा थीटा जो है वो मैक्सिमम होगा। और थीटा मेरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और cos 0 1 होता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि थीटा मेरा 0 डिग्री होगा। तो अगर हम इसको फिजिकली देखें तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो बॉस अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मेरा डाइपोल की डायरेक्शन भी इधर को, डाइपोल भी मेरा इधर को होगा, ये है। तो डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि डाइपोल जो है वो अलाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है बॉस। देखो यार ऑप्शन तो वे क्लिक करके निकलना तो छोटी सी बात है, लेकिन आप पूरा इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है बॉस। मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको हम, है ना, क्योंकि इस पे इस कंडीशन में डाइपोल जो है मोस्ट स्टेबल उसमें होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। बढ़िया हो गया। तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो हम यहाँ 0 डिग्री अगर है कहीं तो ये है 0 डिग्री। तो मेरे ख्याल से होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अगर अच्छा इसमें और भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि थीटा जो है वो π/2 है, 90 डिग्री है, मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बॉस कॉस थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो U जो है वो 0 हो जाएगी। तो 0 तो नॉट मिनिमम है ना। नॉट मिनिमम क्यों है, क्योंकि हमेशा याद रखो यार वैल्यू नेगेटिव है इसकी, ये याद रखने का। तो अगर थीटा पाई है तब क्या होगा बॉस, पाई है तब मैक्सिमम हो जाता है, तब जो है मैक्सिमम हो जाता है। और ये जो है अनस्टेबल कंडीशन है बॉस। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप मेरे पीछे वीडियो क्लिप्स चेक करेंगे
तो उसमें आपको ये सब डिटेल में 1 by 1 मिलेगा, ठीक है ना जी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। तो मिनिमम एनर्जी कब होती है? जब वो फील्ड के साथ अलाइन करती है, और मैक्सिमम एनर्जी कब होती है? जब वो अपोजिट टू द फील्ड होती है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। चले बॉस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्वल पोटेंशियल सरफेस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। बढ़िया यार। अच्छा, इसको समझो यार। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाते हैं हमें? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें बॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन दिखाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। डायरेक्शन दिखाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट खींच दें तो वो टेंजेंट हमें क्या दिखाएगी? टेंजेंट हमें दिखाएगा बॉस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो क्या दिखाएगा हमें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? ये बॉस वो सरफेस होती है जहां पे कि पोटेंशियल जो है वो हर जगह जो है वो सेम रहता है, सेम एट एवरी पॉइंट। बढ़िया हो गया। अब एक चीज़ बताएं, जब ये सब जगह सेम है तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो होगा। चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो उस कंडीशन में मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा यार? ज़ीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल ही ज़ीरो है तो वर्क डन क्यू डेल्टा वी पढ़ा है आपने, वर्क डन का फार्मूला क्यू डेल्टा वी। अब ये जो अगर ज़ीरो हो गया तो वर्क डन ज़ीरो हो गया। अब इक्वी पोटेंशियल वो सरफेस होती है जहाँ पे हर जगह पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर हम चार्ज को कहीं पे भी लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वर्क डन ज़ीरो होगा। अच्छा, अब ये पूछ रहा है एंगल के बारे में कि इक्वी पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स से क्या एंगल बनाते हैं। तो यार एक आप ये भी फार्मूला जानते हैं, QED cos थीटा, ये हम वर्क डन को लिख सकते हैं। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जो है वो ज़ीरो होता है, ये हम अभी डिस्कस करके हटे हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन ज़ीरो होता है। तो अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ तो मेरा कॉस जो है वो थीटा ज़ीरो हो गया। और थीटा ज़ीरो कब होगा? जब थीटा जो है मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब आप हमेशा याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मस्ट बी परपेंडिकुलर होगी टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आपके सामने प्रूफ भी हो गया ये, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी आपने समझ लिया। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बस इसको आप इस तरह से समझ के चलेंगे। तो फील्ड लाइन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया तो वर्क डन तो वैसे भी ज़ीरो हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत इसको। चलें 8th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन है द एरिया ऑफ द सरफेस, द क्वांटिटी ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय सरफेस, द शेप ऑफ द सरफेस, द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देखें बहुत 4 ऑप्शन है इसमें। जो गॉस लॉ है अगर हम देखेंगे तो उसमें जो फ्लक्स दिया गया है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो चार्ज इनक्लोज्ड है, अंदर है, ये कोर स्टेटमेंट है। दिस इज द कोर स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। वो ये कहता है कि जो चार्ज अंदर होगा, इनक्लोज्ड होगा, वही आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा उसकी किसी की वजह से। तो एरिया ऑफ द सरफेस जो है वो फ्लक्स से रिलेट ही नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स किससे रिलेट होता है? क्लोज्ड इनसाइड चार्ज का। तो बहुत यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये है ना यार, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि जिससे हम फ्लक्स को डिटरमाइंस करते हैं। जितनी ज़्यादा
मोर फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप समझें कि मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं तो आपका जो फ्लक्स है वो बॉस उतना ही ज़्यादा होगा। और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनक्लोज्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, इनक्लोज्ड चार्ज के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीयर, क्यूब, इरेगुलर शेप व्हाटसोएवर। शेप से ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम का इसमें कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम हैज़ नो डायरेक्ट रोल विद द फ्लक्स, राइट। लार्ज वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल सरफेस है, लार्ज सरफेस है, सबका सेम फ्लक्स होगा अगर इनक्लोज्ड चार्ज सेम है। तो बस इस चीज़ को आप इम्पॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को आप याद रखें। और एक चीज़ और है कि जो आउटसाइड चार्ज है दैट आल्सो जो है मतलब आउटसाइड द सरफेस अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो दैट चार्ज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द नेट फ्लक्स, ठीक है ना। वो उससे भी कोई फ्लक्स नहीं होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वी वुड से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं बॉस आगे, अब 9th में देखते हैं। 9th बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज continuous if there is no charge at that point, discontinuous only if there is negative charge at that point, discontinuous if there is a charge at that point। अब यार ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना उसकी कंटिन्यूटी की बात कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग, आई मीन इफ वी से दैट के कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फील्ड कंटिन्यूस है इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही, वैल्यू जो है डज नॉट चेंज। कैसे, एकदम ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं हो रही है ना, नो सडन, ऐसा नहीं कि एकदम ही ड्रॉप कर गई। कंटिन्यूशन का मतलब होता है कि वैल्यू का चेंज नहीं होना, डज नॉट चेंज, और इवन वैल्यू जो है एकदम ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से एक्ट करती हैं। अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, मान लीजिए एक हम ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जहां चार्ज नहीं है, सपोज करो एक हम ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जहां पे चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहाँ जो प्रोड्यूस होंगी बाय द चार्जेस जो भी कहीं आसपास होगा, तो वो जो है स्मूथली होगी उस पॉइंट पे। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे कि खुद चार्ज नहीं है, किसी दूसरे चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्मूथ होती है या कंटिन्यूस होते हैं, आप कह सकते हैं कंटिन्यूस होती है। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे खुद भी एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे नो चार्ज है, और ये किसी दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस होंगी। लेकिन अगर यहाँ ये पॉइंट चार्ज भी रखा हुआ तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बॉस KQ/R² होती है, हम जानते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, अब मान लीजिए R 0 हो गया 2 मिनट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बॉस, इन्फिनाइट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो गई ना, इन्फिनाइट हो गई यार, इन्फिनाइट एट द चार्ज, तो ये सडन हुआ तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गई, ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब जैसे हम मान लीजिए बात करते हैं 2 मिनट के लिए, हम बोलते हैं कि हम ऐसे कंडक्टर की बात करते हैं जिसके सरफेस पे चार्ज है, एक ऐसे कंडक्टर की बात करते हैं जिसके सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी बॉस अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो R जो ये फाइनाइट वैल्यू पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूशन होगा। तो डिसकंटिन्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो जाना, और वो अगर हम पॉइंट चार्ज पे चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से, या कंडक्टर के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें हम जो हैं देख रहे हैं कि यहाँ पे वो
ऑल ऑफ ए सडन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, मतलब डिसकंटिन्यू होती है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे है कि कंटिन्यूज इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये बी वाला आंसर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पॉइंट इज कंटिन्यूज इफ देयर इज नो चार्ज। लेकिन ये डिसकंटिन्यू ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट पॉइंट। ये नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या है यार, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, जो साइन है वो डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, कंटिन्यूटी को नहीं। तो वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अगर जीरो है तो इन्फिनाइट हो जाएगी, तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। अब वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उस पर डायरेक्शन का इफेक्ट होगा केवल, बट कंटिन्यूटी तो वही हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, जो कि हमारा ये वाला केस था। ठीक है बॉस, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर चार्ज प्रेजेंट है, अगर चार्ज, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर नो चार्ज है मान लीजिए, तो जो आपका है स्मूथ फील्ड मिलेगी आपको, स्मूथ फील्ड मिलेगी आपको जो कंटिन्यूस होगी। और अगर आपका चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट है, तो बॉस उस कंडीशन में सडन चेंज आएगा, सडन चेंज आ जाएगा, ये डिसकंटिन्यूटी में चले जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको समझना है आपने। क्लियर हो गया बॉस? चले आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 10th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद द डिस्टेंस। यार इक्वेटोरियल का तो हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, ये 1/r³ होती है। ये क्या होती है बॉस? 1/r³ होती है। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा फार्मूला, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ठीक है ना, ये डाइपोल मोमेंट हो गया और r³ हो गया, ये हम जानते हैं। और p की वैल्यू जो है हम लिखते हैं यहाँ पे q × 2a। a जो है वो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हो गया ये, और ये डाइपोल हो गया, तो हमारा बढ़िया हो गया यार। अच्छा, अब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये होता है लार्ज डिस्टेंस उसने बोला है, तो लार्ज डिस्टेंस में हमने एक केस आया था, हमने जब इसको ड्राइव किया था तो ये वाला हमने फिनोमेना लेके ए को निग्लिजिबल किया था। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो गया बॉस कि ई जो है इक्वेटोरियल की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ 1/r³ होता है। इसको आपने दिमाग में रखना है, ये चीज़ होती है बॉस। ठीक है जी। आर क्यों नहीं हो सकती? फील्ड कभी भी इंक्रीज नहीं करती डिस्टेंस के साथ में, फील्ड डज नॉट इंक्रीज विद डिस्टेंस, ये आपने याद रखना है। तो और ये जो है बहुत स्लो है, 1/r जो है दिस चेंज इज़ टू स्लो, इतनी जल्दी भी नहीं होती है वो, है ना। वो ये डाइपोल नहीं है, ठीक है ना, डाइपोल में होता है ऐसे। ये पॉइंट चार्ज में होता है बॉस, ये कहाँ होता है? ये पॉइंट चार्ज की अगर आप बात करें तो वहाँ होता है। ये बहुत स्मॉल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो गया। अच्छा, 1/r³ हमारा इक्वेटोरियल के लिए हो गया। तो इस तरह से आप बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो और वैसे भी अगर हम डाइपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि दो चार्जेस बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखे होते हैं, मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो अगर हम उनकी फील्ड को लार्ज डिस्टेंसेस पे देखेंगे तो वो पार्शली जो है नेग्लिजिबल होती है और वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। तो 1/r³, ये फार्मूला है, इसका डेरिवेशन है, हमने किया हुआ। तो बॉस पॉइंट चार्ज की वजह से, मैं लिख भी देता हूँ एक बार, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम निकालना चाहें तो वो 1/r² होती है। ठीक है बॉस। और अगर हम डाइपोल की वजह से बोलें, डाइपोल की वजह से बोले अगर हम, तो दैट इज़ 1/r³। तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना। बढ़िया हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी।
11th क्वेश्चन है, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर देन द वैल्यू ऑफ h इज। बस ये हमने ड्राइव किया है फार्मूला, डेरिवेशन मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगी आपको, और आपको ये हमेशा याद रखना है। एक्चुअली अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूँ ना, तो इसका फार्मूला अगर मैं x पे बात करूँ डिस्टेंस पे, तो इसका फार्मूला बॉस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और qx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका 3/2, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम फिर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि x जो है वो ये जो है अपना मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, ये सब हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अभी x = h बोला है इसने, तो ये वैल्यूज जब हम डालेंगे तो बॉस यहाँ पे फिर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है इसको x के विद रिस्पेक्ट टू। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में हम इसको 0 के बराबर रखते हैं और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आपको डायरेक्ट वो रिज़ल्ट याद रखना है r/√2। r/√2 डिस्टेंस पे जो है सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे जो तुम्हारा ये है फील्ड है वो मैक्सिमम होती है। तो r/√2 ये वाला डिस्टेंस r/√2 ये आपको याद रखना है बॉस। सेंटर पे कितनी होती है, तो चलो बात कर लेते हैं एक मिनट। सेंटर पे कितनी होती है, सेंटर पे x जो है वो 0 हो जाएगा, तो फील्ड जो है तुम्हारी जो है वो 0 हो जाती है सेंटर पे। तो ये हो जाता है जैसे जैसे आप दूर जाते हो, मतलब फार अवे बोल दें अगर हम, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे फील्ड जो है वो बहुत डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है ना, फील्ड डिक्रीजेस। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यार, आपको वो होने चाहिए। और मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो है वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट होता है, एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट बोल दूँ मैं इसको, इंटरमीडिएट पॉइंट। और वो कौन सा पॉइंट है हमारा, ये जो हमने बताया अभी, दैट इज r/√2, ये वाला पॉइंट है r/√2, जहाँ पे कि ये मैक्सिमम हो जाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है और इस रिजल्ट को आपने याद भी कर लेना है बॉस, ठीक है ना। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, डिफरेंशिएट करके उसको 0 पे रख के मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। चले 12th क्वेश्चन पे चलते हैं बॉस। अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अभी एक फिगर दी हुई है, इसमें बॉस ये अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है, ये बॉस अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है इसमें, है ना। ये जो है अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है, F1 और F2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ इसमें यार देखो, इसमें फंडा देखें आप, अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुलम्स का लॉ अगर हम लगाते हैं तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यही होता है बॉस फार्मूला, बढ़िया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि एक चीज़ समझे, अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ रिपल्सिव है बॉस। क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, मतलब लाइक चार्जेस होंगे बॉस। लाइक चार्जेस मतलब या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और अगर Q1 Q2 का जो है ये लेस देन 0 है तो बॉस यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब ये अपोजिट या अनलाइक चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे बॉस। इस चीज़ को आपने समझना है, क्लियर हो गई बात ये। और आप इसको निकाल भी सकते हैं, इसको आप निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लेना यार, जैसे मैं बोलूँ प्लस Q है और एक चार्ज माइनस Q है, अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूँगा तो ये माइनस का Q² आएगा, और माइनस में यार जो भी नंबर आएगा इसका स्क्वायर आएगा, दैट इज़ वो इससे लेस ही होगा ना 0 से, ठीक है ना। तो ये कब हुआ, जब ये अपोजिट साइंस के हो गए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो यार हमारा हो नहीं सकता, ठीक है ना। Q1 Q2 जो है 0 हमारा ये नहीं हो सकता बस, ठीक है ना जी। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा दैट इज़ लेस देन 0, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता यार एक से बड़ा,
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो आपने ये याद रखना है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, जैसे हमने यहाँ देखा बॉस। और लाइक चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, वो रिपल्सन होगा बॉस, सेम चार्जेस का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। चले नेक्स्ट चलते हैं बॉस। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इंड्यूसेस अ चार्ज ऑन अ नियरली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट contact, charging by conduction, charging by induction, charging by friction, none of this। बस हमारा एक वीडियो रहा है चार्जिंग मेथड के ऊपर, वो भी आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में ये डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यार इसको। एक्चुअली में यहाँ ये कह रहा है कि टच नहीं किया बॉस, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और जो रॉड है तुम्हारी पॉजिटिवली चार्ज है। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, हमने इसको कांटेक्ट में नहीं लेके आए, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड इंड्यूसेस अ चार्ज ऑन ए नियरली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है मान लो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कभी कि इस पर चार्ज नहीं है, नहीं यार, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इस पर नंबर ऑफ, जितना मतलब समझो नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। बढ़िया हो गया यार, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। अब यार आप पॉजिटिव चार्ज लेके आए हो, इसके पास में लेके आए हो, फिजिकल टच नहीं किया, आप पास में लेके आ गए। अब आप ऐसे समझ लो कि ये आपका एक रॉड है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको आप लेके आ गए इसके पास में, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो जिसने भी मेरा वीडियोस देखा होंगे पुराने, वो समझ जाएंगे कि ये कंडक्शन है बॉस, है ना। तो यहाँ कोई फिजिकल टच नहीं है। तो पॉजिटिव रॉड जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आ जाएगी और इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके दूर भेज देगी। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, रीअरेंजमेंट हो जाता है चार्जेस का। देखो इलेक्ट्रॉन कहीं आते जाते नहीं हैं, अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ जो साइड क्लोजर होगी, जो ये जो साइड क्लोजर होगी ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो चार्ज जो है फॉर अवे वाली होगी, जो दूर वाली होगी, वो बॉस इसका मतलब सेम चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ चार्ज जो है ना सेपरेट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, टचिंग नहीं होती है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे जो भी हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। तो चार्जेस बाय इंडक्शन हो गया बॉस। तो आपको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, देखें समझें। अगर कांटेक्ट नहीं है तो बॉस इंडक्शन है, जो हमारे इस वाले केस में है। अगर कांटेक्ट हो गया, अगर कांटेक्ट हो गया तो कंडक्शन है बॉस। बढ़िया हो गया यार। अगर हमने रबिंग की है तो बॉस वो फ्रिक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आप मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे चार्जिंग ऑफ मेथड्स का, आप ढूंढ लें इस पे जाके चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसको देखें, उसमें काफ़ी डिटेल में इसको समझाया गया है। चले 14th नंबर पे आते हैं बॉस। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम and gains 5 into 10 to power 18 electrons, the net charge on the object becomes, okay boss, बड़ी अच्छी बात है यार। देखो यार चार्ज गेन्स कितना हो गया, एक मिनट की बात करते हैं। चार्ज गेन्स, चार्ज गेन कितना किया बॉस उसने, चार्ज गेन किया है 5 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। बॉस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 10 to power -19 कूलम। बढ़िया। और एक कूलम का वो बोलता है कि वो चार्ज है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ 1 कूलम चार्ज। तो बॉस मेरा गेन चार्ज कितना हो गया, मैं निकाल सकता हूँ ना।
हाँ यस मैं निकाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये हो गया बॉस मेरे पास जो मेरे पास चार्ज आया, फिक्स्ड चार्ज कह लूँ, नहीं चार्ज जो गेन किया मैंने, तो ये हो गया 8। तो ये हो गया बॉस 8.0 इंटू 10⁻, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको कह सकता हूँ 0.80 कूलम। ये हो गया बॉस 0.80 कूलम। बढ़िया। अब मेरे पास जो पहले कितना चार्ज था, 1 कूलम था, इतना मैंने गेन किया। लेकिन गेन मैंने क्या किया बॉस, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मेरा जो चार्ज मैंने जो फिक्स्ड चार्ज है या नेट चार्ज कह लूँ मैं, जो चार्ज मेरा नेट है वो कितना हो जाएगा। देखो 1 कूलम मेरे पास पहले था, प्लस मेरे पास जितना चार्ज और मैंने गेन किया, मैंने चार्ज गेन किया है -0.8, तो ये हो गया मेरे पास बॉस 0.20 कूलम। ये चार्ज जो है मेरा नेट चार्ज होगा। तो दैट इज ये डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपने चार्ज गेन तो किया लेकिन नेगेटिव में गेन किया है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके बॉस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th, a negatively charged object X repelled by another charged object Y. However, an object Z is attracted to object Y. Which of the following the most possibility for the object Z? ओके चलो इसको ना जो ये कह रहा है उसको करें यार पहले थोड़ा सा। वो कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बढ़िया हो गया। रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज Y, यार अगर Y इसको रिपेल कर रहा है तो Y के ऊपर भी सेम ही चार्ज होगा, तभी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। भाई ये कह रहा है ये इसको इधर कह रहा है जाने के लिए, ये कह इसको इधर कह रहा है जाने के लिए। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट Y, Z जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा यार, तभी ये कह रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ तुम। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द चार्ज फॉर द ऑब्जेक्ट Z? अच्छा Z के लिए पॉजिटिव होना चाहिए यार। अब ये क्या ऑप्शन है, न्यूट्रल चार्ज प्लस पॉजिटिव, न्यूट्रल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली। देखो यार एक चीज़ देखो, समझो बॉस बात को, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ओनली नहीं हम कह सकते, यहाँ पे एक्चुअली में हमें न्यूट्रल चार्ज भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें न्यूट्रल चार्ज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज जो है ना, न्यूट्रल चार्ज जो है और वो भी रीअरेंज होके जैसे हमने अभी इंडक्शन में देखा था बॉस, वो भी रीअरेंज होके पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेस बनाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, तो केवल ये वाला ऑप्शन ना देते हैं आप। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं, मतलब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बॉस, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ हम हमेशा याद रखें, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है या कोई न्यूट्रल है तो बॉस ये ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इंडक्शन में हमने अभी समझा ही है बॉस, ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्यों करेंगे? ड्यू टू इंडक्शन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बॉस, इसको ना ध्यान रखने का। पॉजिटिवली चार्ज्ड ओनली लिख दिया ना इसने, ये नहीं, फिर ठीक नहीं है। क्योंकि न्यूट्रल चार्ज और प्लस चार्ज्ड बॉडी कोई भी है वो भी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, क्योंकि हमने अभी देखा था ना रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्ज का। अगर पॉजिटिव रॉड लेके गए तो जो न्यूट्रल वाला है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है उसके पास वाला, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बॉस ध्यान में रखने का है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड इफ डिस्टेंस बिकम्स हाफ, डबल, सेम, 1/√2 टाइम। यार ये तो बहुत सिंपल है, देखें इसमें कि Q1 Q2 अपॉन R²। बढ़िया। और फोर्स हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 1/R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम निकाल लेते हैं यार, एक F1 ले लेते हैं, एक F ले लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा R²
और एफ डैश के लिए हम आर डैश का स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि ये इसका डबल है, मतलब ये 2 है एफ डैश अपॉन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर बाय रूट 2 हो जाएगा बॉस। ये आर स्क्वायर का तो आर हो गया, ये रूट 2 हो गया, तो 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बॉस, लेकिन अच्छा था ये क्वेश्चन भी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट हमने जो है यहाँ पे कूलम्ब्स का लॉ लगा दिया और कोई बड़ी बात नहीं की है। चले 17th क्वेश्चन है असर्शन अ डाइपोल कैनॉट रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे एक डाइपोल जो है यूनिफॉर्म स्टेबल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो स्टेबल नहीं रह सकता। अच्छा जी, बढ़िया हो गया। तो इस चीज़ को यार आप समझ लेते हैं। एक चीज़ देखो, डाइपोल कैनॉट रिमेन, नहीं यार ये फॉल्स है, ये मज़ा नहीं आया ये स्टेटमेंट देख के यार। कैसे फॉल्स है, आप एक चीज़ समझो यार। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब आपके पास देखो एक चीज़ समझो, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जैसा कि ये कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम डाइपोल कैनॉट रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज़ को समझो यार, कोई भी डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे देते हैं, वो देते हैं हम माइनस पी ई कॉस थीटा से देते हैं बॉस। बढ़िया हो गया। तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कहाँ पे होती है, वो तब होती है बॉस जब मेरा थीटा जो है 0 डिग्री होता है। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा डाइपोल है वो अलाइन कर रहा है बॉस, वो अलाइन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्लियर होगी बात। तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया यार, तो ये स्टेबल में रहेगा, तो ये बात तो ये गलत बोल रहा है। चले रीजन देख ले। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इज 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हाँ ये तो है यार, ये तो ट्रू है, ये तो होता ही है। नेट फोर्स तो 0 होता ही है, क्योंकि देखो ना यार, आप ये समझो कि मान लो डाइपोल है, उसका प्लस चार्ज की वजह से फोर्स जो है वो प्लस क्यू ही होता है, और माइनस की वजह से बॉस माइनस क्यू ही होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे प्लस और माइनस हो गया तो फोर्सेस इक्वल है, और अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इनका नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा बॉस। तो यही चीज़ ये कह रहा है, तो ठीक है बॉस। और एक चीज़ और समझें यार, अगर आप कि अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क के बारे में बात करें क्या। देखो टॉर्क क्या होता है बॉस, पी ई साइन थीटा, यही होता है ना टॉर्क, पी ई साइन थीटा। तो जो टॉर्क है वो डाइपोल को हमेशा अलाइन करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने पढ़ा हुआ है। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो आपका टॉर्क कितना होगा यार, तो साइन 0 0 होता है बॉस, तो आपका टॉर्क भी तो 0 हो गया। तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया बॉस। क्लियर है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हो गया कि असर्शन जो आपका फॉल्स है, रीज़न आपका ट्रू है। तो क्लियर हो गई बॉस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 चार्जेस है 4q एंड q आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन से पॉइंट पे वैल्यू जो है वो 0 होगी। चलो यार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बॉस। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक ये है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ q ले लिया मैंने, और यहाँ मैंने 4q ले लिया, और मान लो मैं यहाँ से छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पे मैं बोलता हूँ कि ये जो है फील्ड है वो 0 है, तो ये 30 माइनस x हो गया बॉस, क्योंकि ये 30 हो गया। यही चीज़ लिखी है उसने, बढ़िया हो गया। 30 सेंटीमीटर अपार है, एक 4q एक q है, हमने मान लिया q से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो हो गया बॉस। तो फोर्सेस क्या होंगे यार, देखो फोर्सेस हो जाएंगे kq अपॉन एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 4kq अपॉन ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही तो होगा बॉस। कूलम्ब्स का लॉ लगा दो यार, सिंपल सा।
अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो डेफिनेटली वो जो है वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पी पॉइंट कह लो यार, इस पे 0 हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो यार, के क्यू से के क्यू काट दो, ये हो गया मेरे पास 1/x² और ये हो गया 4/30 - x का स्क्वायर। तो बस जब आप इनकी कैलकुलेशन को करोगे तो अभी कर ही देते हैं यार, देखो यहाँ स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो गया बॉस, इधर 2 हो जाएगा और इधर 30 - x हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, 30 - x 2x हो गया, तो 30 जो है तुम्हारा 3x हो गया, तो x जो है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन आपने x कहाँ से लिया, q की साइड से लिया, तो 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम q एंड बिटवीन द चार्ज। बस यही वाला पहला ही ऑप्शन करेक्ट है यार, कहीं और जाना ही नहीं, यही तो हमने करके दिखाया है, ठीक है ना। तो हो गया बॉस, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19th assertion, electric field at the equatorial line of a dipole is opposite to dipole moment, is opposite to dipole moment। बढ़िया यार, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमने इक्वेटोरियल का पूरा डेरिवेशन किया है यार, उसमें हमने डायरेक्शन सब बहुत डिस्कस की हुई है, तो आप वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके और देखें, उसमें हमने ये सारी चीज़ों को बहुत उससे डिस्कस किया हुआ है। चले बॉस, अब हम देखते हैं इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे ऑफ ए डाइपोल अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है बॉस, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़िया है। और रीज़न क्या है, फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस एड्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू डाइपोल मोमेंट एड्स। तो यार ये भी बात सही कह रहा है, ऐड हो जाती है। अगर आपने देखा होगा जब हमने डाइपोल बनाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, देखो यहाँ मैं छोटा सा बनाता हूँ यार एक, जैसे अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है वो वाला, ये -q लूँ, ये +q लूँ, और यहाँ से अगर मैं ये इक्वेटोरियल कोई पॉइंट लेता हूँ बॉस, और अगर मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ से और इसको मैं इधर से मिलाता हूँ अगर, तो आपको याद होगा अगर ये थीटा एंगल है बॉस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी और प्लस की वजह से जो है अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। और अगर हम यहाँ ये खींचें तो बॉस ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, और ये थीटा, ये भी थीटा होगा बॉस। तो यहाँ एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा और एक तुम्हें ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, एक तुम्हें ये वाला कंपोनेंट मिलेगा। ये वाले कंपोनेंट आपस में जो है क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये वाले जो है क्या होते हैं, एड अप हो जाते हैं। वही चीज़ तो ये बोल रहा है, वही चीज़ तो ये बोल रहा है बॉस, है ना। तो करेक्ट है यार बॉस, दोनों ही ठीक है, मतलब कहने का है कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, ठीक है ना जी। और एक चीज़ आप याद रखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मेरी एक्सियल पोजीशन है बॉस, एक्सियल लाइन है, आप ऐसे लिख लो, एक्सियल लाइन पे जो फील्ड होती है ना, FIELD फील्ड जो है वो अलोंग होती है डाइपोल के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया बॉस, डाइपोल मोमेंट के, उनकी डायरेक्शन एक ही होती है। लेकिन जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन की, तो बॉस वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट होती है, वो अपोजिट, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ पे क्या है, ये आपकी मोमेंट की डायरेक्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अपोजिट होती है बॉस टू डाइपोल मोमेंट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने थोड़ा सा यहाँ बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसमें बॉस ये भी ट्रू है, वो भी ट्रू है, वेरी गुड। चलेंगे यार, अब हम आगे चलते हैं। ये कहता है वर्क डन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। देखो यार, वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। बहुत याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो है कंजर्वेटिव है नेचर में, ठीक है ना, कंजर्वेटिव है। ये केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, और फाइनल पॉइंट के ऊपर बॉस डिपेंड करती है, ठीक है ना जी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया बॉस। तो वर्क डन जो है मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बॉस। तो ये जो है आपका एकदम सही है जो भी है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही तो यार पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं, अगर आपने पहले देखा होगा तो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है।
यहाँ और जो वर्क है ना बहुत, वो पाथ यहाँ पे लिख देता हूँ यार, वर्क पाथ जो है, वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता बॉस। वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। एक किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चले बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन, देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यार ये तो बिल्कुल ही एकदम हम बोलते ही हैं कि जो फ्लक्स है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बॉस, बस सिंपल सी बात है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, उसका स्टेटमेंट ही है ये। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बॉस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बढ़िया हो गया। अब चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं बॉस। तो फ्लक्स के बारे में वैसे भी हम लास्ट में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। 22 है। अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क बिकम्स, यार एक चीज़ समझो, ये एक्चुअली में होता क्या है कि जो ग्लास, हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ग्लास रॉड जो है ना, ये अब आपको याद रखना है कि ग्लास रॉड की जो टेंडेंसी होती है ना, जो ग्लास रॉड की, ग्लास की जो टेंडेंसी होती है, मतलब ग्लास की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और जो सिल्क होता है ना, सिल्क, उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ये चीज़ है बस। ये इनकी जो है इसके ऊपर और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इतना याद रखें कि ग्लास हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क इज़ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ग्लास की रॉड को जब रब्ड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सिल्क के ऊपर जाएंगे, सिल्क नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं यार बॉस, ठीक है ना। तो ये पूछ क्या रहा है, विद सिल्क बिकम्स, अच्छा ग्लास रॉड क्या हो जाती है? तो ग्लास रॉड बहुत पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है। जो चीज़ लूज करेगी इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यही तो चीज़ है यार, यही वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखने का इस चीज़ को आपका। चले 23 है बॉस, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने निकालनी है, तो यार एक सिंपल सी बात है, E इज टू एफ अपॉन क्यू। एफ होता है मेरा mlt-2 और Q होता है मेरा IT, तो A इंटू टी। तो यार इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया बॉस ml और ये हो गया T-3A-1, ये हो गया। अच्छा मैं तो इसकी डायमेंशन निकाल दी यार, ये यूनिट पूछ रहा है बॉस। तो यूनिट तो यार न्यूटन पर कूलम, ये देखो ना मैंने इसकी डायमेंशन निकाल दी यार, F अपॉन क्यू, F न्यूटन होता है, ये कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया। अच्छा चार्ज पूछा इसने केवल, ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ इसी के साथ नोट कर लो, वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर भी होता है। वो आपने पढ़ा होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन डी करेंगे, तो वोल्ट अपॉन मीटर ये भी होता है बॉस, ये भी आप ध्यान रखें, कुछ भी पूछ सकता है यार वो। और ये भी ध्यान रखें कि न्यूटन पर कूलम जो है 1 वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ें सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना। चले नेक्स्ट चलेंगे बॉस। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? हाँ ये मैं इधर निकाल रहा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक ही बात है बॉस। तो ये तो मैंने पीछे निकाल ही दिया यार क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F हो गया बॉस mlt-2 और Q हो गया बॉस IT, तो ये हो गया मेरे पास mlt-3A-1, बढ़िया हो गया यार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस तो यार कूलम से लॉ से निकाल लो यार, फ्री स्पेस का ये बहुत पूछा जाता है, फ्री स्पेस का, इसको कूलम से लॉ से निकाल लो यार। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर कर देते हैं यार, अपॉन R का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 पाई FR स्क्वायर। तो यार अब इसको आप निकाल लो यार, 4 पाई और ये तो डायमेंशनल लेस हो गया है ना।
ये डायमेंशनलेस हो गया, और क्यू आई टी होता है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये हो गया क्यू इज इक्वल टू आई टी। 4 पाई डायमेंशनलेस है, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2, और आर स्क्वायर हो गया बॉस एल का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लो यार, ये सारी चीज़ें निकाल लो बॉस। तो ये कितनी मिल जाएगी मुझे, देखो m ऊपर ले गया तो -1 हो जाएगा, ये l और l स्क्वायर एल क्यूब हो गया तो ये माइनस का एल क्यूब हो जाएगा, ये t ऊपर गया तो प्लस हो गया तो t का 4 हो गया बॉस, और a का स्क्वायर हो गया। तो ऐसा कुछ है क्या, m का माइनस l का t, हाँ ये लो पहला ही ऑप्शन है बॉस। तो डियर इस तरह से ये 25 MCQ का हमारा पार्ट 1 था इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, और इसमें मैंने अच्छे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। इसको आप देखें, अपने कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और पार्ट 2 हम लेके आएंगे इसी तरह से। जैसे जैसे हम क्लास में चैप्टर्स ख़त्म करते जाएंगे उसी तरह से वीडियो को मैं बनाता रहूँगा और ये MCQs वहाँ डालता रहूँगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और आप समझ सकते हैं कि उसका कोर आइडिया और कॉन्सेप्चुअल वे में उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं बॉस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।